बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 17 मार्च है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। और एक मीटिंग हुई है खारजा पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें मुश्तबा खामनाई ने ईरान की पॉलिसी दुनिया के सामने रख दी। दो ममालिक की तरफ से रब्ता किया गया था ईरान की क़यादत के साथ कि आप मेज़ पर बैठकर मामलात को हल करें और कोई रास्ता निकाला जा सके, जंग को ख़त्म किया जाए, जंग बंदी का ऐलान किया जाए। मगर इन तमाम जो सालिसी कोशिशें थी, इसका एक ही जवाब ईरान की तरफ से दिया गया, और वो जवाब ये था कि हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम अपने दुश्मन को ख़त्म नहीं कर देते और शहीदों के खून का बदला जो है वो नहीं लिया जाता। दोस्तों, दो सालिस ममालिक के ज़रिए ये पैगाम ईरानी क़यादत तक पहुँचाया गया, और तफसीलात जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके साथ जो शेयर की गई, इसमें ईरानी अहदेदार ने मंगल को रॉयटर्स को ये खबर जो है उनके साथ शेयर की, और अपनी पहली खारजा पॉलिसी मीटिंग में खामनाई का अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ इंतकाम से मुतल्लिक मौक़िफ़ बहुत सख्त है और संजीदा है, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा ये कोशिश ज़रूर की जा चुकी है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका बंद कमरों में जो गुफ्तगू होती है, वैसे तो पब्लिकली वो डिनाई करते हैं, लेकिन वो मुसलसल एक सेफ़ एग्ज़िट की कोशिश में है कि किसी तरह से उन्हें फेस सेविंग मिल सके और वो ईरान के साथ इस जंग को अपनी जीत के साथ ख़त्म करें, ऐलान करें, ईरान पीछे हटे, मुज़ाकरात की मेज़ को दोबारा लगाया जाए और इस पर बैठकर ईरान से उसके मुस्तक़बिल के बारे में बात की जा सके। लेकिन ये जीत जो अमेरिका हासिल करना चाहता है, शायद अब उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान की जो क़यादत है, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने जिस मीटिंग को हेड किया, उसमें ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि हम अपने शहीदों का बदला लेंगे। दोस्तों, जब ये ऐलान ईरान की तरफ से किया गया तो उसके साथ ही एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, और कुछ दावे किए जा रहे हैं। और दावा ये है कि अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है, और ये दावा इसराइल के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से किया गया। और इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ये कहना है कि गुज़श्ता रात तेहरान हमले में अली लारिजानी की शहादत हो गई है, और चंद लम्हों पहले अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, जिसमें उनके हाथ से लिखा ख़त जो है वो ट्वीट किया गया। अब ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इससे पहले आपने मुश्तबा खामनाई की शहादत की भी बात की, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों की शहादत की बात की जो बाद में ज़िंदा हो गए, जिसमें ईरान के सदर मसूद पशगान के हवाले से भी दौरान जंग ये दावे किए जा रहे थे। अब्बास अरागची के हवाले से भी इसी किस्म की खबरें आपको सुनने को मिली, लेकिन ये खबरें झूठ पर मबनी थी। और फिर उन्होंने पब्लिक अपनी जो अपीयरेंस थी, उसके बाद ये इन खबरों की जो एक तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही थी, उसकी तरदीद कर दी। उनका बाहर आना, दुनिया को दिखाना कि ये झूठे दावे हैं। तो अल्लाह करे जी ये भी दावा झूठा हो। और फिर जो खत ट्वीट किया गया, इसका मतलब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपने इसे गौर से सुनना है, क्योंकि ये एक मनाजरा है इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ, एक मनाजरा है उन ताकतों के साथ जो मुसलमान तो हैं लेकिन आपको वेस्ट की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। ये ख़त असल में इनके जज्बात की तर्जुमानी करता है, और ईरान उसकी जंग सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। ख़त में लिखा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के बहादुर जवानों की दुनिया में शहादत इस दलेर कौम की कुर्बानियों का हिस्सा है, जो इस नाजुक वक्त में आलमी जालिम क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जदोजहद में उभर कर सामने आ रही हैं। इनकी याद हमेशा ईरानी अवाम के दिलों में ज़िंदा रहेगी, और ये शहादतें मुस्लिम अफवाज के ढांचे के अंदर इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज की बुनियादों को आने वाले बरसों तक मजबूत करेगी। मैं अल्लाह ताला से इन अजीज़ शोहदा के लिए आला दर्जात की दुआ करता हूँ। ये उसका मतन था। और दोस्तों, 2 रोज़ पहले जो उन्होंने एक और ख़त लिखा है, इसमें मुस्लिम दुनिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने उन ताकतों के बारे में, ईरान के जज्बात और ईरान की क़यादत, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो याद रखिएगा, इन्हें मालूम होता है कि शहादत जो है वो हमें ज़रूर मिलेगी। इनको मालूम होता है कि हमें टारगेट किया जाएगा। इनको मालूम होता है कि अमेरिका ने और उसके तहादियों ने हमारे सर की कीमत लगा दी है, लेकिन वो डरते नहीं हैं। इन्हें मालूम होता है कि जिस दिन इस कुर्सी पर बैठेंगे उसी दिन उनको शहीद कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। और जो खबरें आ रही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सच ना हो, लेकिन इस ख़त को ज़रा दोबारा से सुने और इसको समझें कि ये भी एक मनाजरा है उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, उन क़ुव्वतों से जो मुस्लिम ममालिक के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और वो क़ुव्वतें जो हमारे अंदर रहते हुए
वेस्ट के साथ खड़ी हैं और मुस्लिम ममालिक के साथ नहीं खड़ी। ईरान को एक मक्काराना अमरीकी सुहूनी जाहिरियत का सामना करना पड़ा जो मुज़ाकरात के दौरान अमल में आई, जिसका मकसद ईरान के शराजे को बिखेरना था। इस जारियत के नतीजे में इस्लामी इनकलाब के अजीम और एसार पेशा कायद मुतादिद आम शहरी और फौजी कमांडर शहीद हुए। तमाम हमला आवरों को ईरानी अवाम की जानिब से एक सख्त कौमी और इस्लामी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये वो नुक्ता है जिसे वेस्ट ने अंडरमाइन किया था। उनका ख्याल था कि शायद यहाँ पर एक रजीम चेंज हो जाएगी, हम आएंगे, रज़ा पहलवी जैसी प्रॉक्सीज को ईरान के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा और फिर ईरान के अंदर एक नए दौर का आगाज़ होगा, उसी तरह जैसा हमने इराक के अंदर किया। दोस्तों, इनकी तमाम कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो गई और ईरानी कौम जिस तरह से लड़ी है और जिस तरह से उसने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, वेस्ट आज हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप के जुमले आपको खुद बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इट वाज अ सरप्राइज, और हमें नहीं मालूम था कि ईरानी कौम इतनी डिटरमेंट होगी और इस तरह से वो खड़ी होगी। आज वो सोच रहे होंगे कि काश हम भी ईरानी कौम जैसे होते, हमारे भी अमेरिकन हमारे साथ इसी तरह खड़े होते, लेकिन वहाँ पर लॉजिक की बात की जाती है, एक रैशनल अप्रोच है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना वोटर है वो उनसे सवाल कर रहा है कि तुम ईरान जंग में गए, तुमने हासिल क्या किया। और दोस्तों, जो दूसरा नुक्ता था, अभी तक ईरान को वैसी सपोर्ट मुस्लिम दुनिया से नहीं मिली। पॉलिटिकल बयानात हैं और इसका जिक्र उन्होंने किया भी। क्या आप जानते हैं कि चंद शाज़ो नादिर सूरतों और सिर्फ सियासी बयानात की हद तक कोई भी इस्लामी मुल्क ईरानी अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बावजूद ईरानी अवाम ने अपनी कौमी इरादे से हमला और दुश्मन को कुचलने में कामयाबी हासिल की। यहाँ तक कि आज दुश्मन इस स्ट्रेटेजिक बंद गली से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए कोशिशें कर रहा है और उसके सामने कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। ईरान बड़े शैतान यानी अमेरिका और छोटे शैतान यानी इसराइल के मुकाबले में मुज़ाहमत की राह पर गामज़न है। लेकिन क्या कुछ इस्लामी हुकूमतों का मौक़िफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुनाफी नहीं कि जिसने किसी शख्स को पुकारते सुना कि ऐ मुसलमानों मेरी मदद को पहुँचो, और उसने जवाब ना दिया तो मदद ना की तो मुसलमान नहीं है। बस ये कैसा इस्लाम है। बाज़ ममालिक इससे भी आगे निकल गए और ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान उनका दुश्मन बन गया क्योंकि उसने उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों और इसराइली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान से ये तवक्को रखी जाती है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे जबकि आपके ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? तो फिर ये वो हकीकतें हैं जो अली लारेजानी अपने ख़त में बयान करते हैं। अब मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने कैपिटलिज्म को अहमियत दी। आपकी अपनी सोच, आपका अपना फ़ायदा, आपकी अपनी इंडस्ट्री, आपका अपना डिफेंस, आप दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेस को अपने मुल्क में जगह देते हैं कि यहाँ पर आकर कारोबार करो, और आपने उसे एक बिजनेस हब तो बना दिया, लेकिन जो आपकी असल बुनियाद थी आप उससे जुदा हो गए। अब अली लारेजानी कौन है, ये मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रख देता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि वो उनके ज़िंदा होने की खबर बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि ईरानी मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया, उनका हाथ से लिखा हुआ ख़त भी शेयर किया, लेकिन कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों के अंदर ये ज़रूर खबर सामने आएगी जब वो अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस देंगे। दोस्तों, अली लारेजानी कौन है? अली लारेजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। ईरान के सदर मसूद पशकान ने इस ओहदे पर उनकी तैनाती की मंजूरी अगस्त 2025 में दी थी। सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी होने के साथ साथ वो इस काउंसिल में ईरान के रहबर आला के नुमाइंदे भी हैं। और आपको याद होगा कि जब आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पहले जो मुलाकात थी अली लारेजानी की, उसे रिपोर्ट भी किया गया बाद में, और एक ख़त भी सामने आया, उस गुफ्तगू का हवाला भी दिया गया है उस खबर के अंदर, जिसमें अली लारेजानी जाकर मिले थे और उन्होंने इनको आयतुल्लाह खामनाई को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप कहीं और चले जाएं और ये हिकमत अमली है, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे बल्कि आपका ज़िंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे लोगों को निकालो यहाँ से और मैं नहीं जाऊँगा। तो अली लारेजानी का शुमार उन लोगों में से होता है जिन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को मशवरा दिया था कि आप कहीं और मुंतकिल हो जाएं, और उन्होंने इनकार कर दिया था और उसके बाद उनकी शहादत की खबर आई। दोस्तों, अली लारेजानी मई 2008 से मई 2020 तक ईरान की पार्लिमान के स्पीकर भी रहे, और हालिया बरसों में उन्हें ईरान के मौजूदा क़यादत में मोतदल क़दामत पसंद करार दिया जाता है, यानी बहुत ही नबी तुली बात करते हैं, और उनकी जो मुख्तलिफ हल्के हैं विदन ईरान उनमें उनका एक बहुत ज़्यादा असर रसूख भी है। पार्लिमान का स्पीकर बनने से पहले अली लारेजानी ने 2005 से 2007 तक ईरान के चीफ जोरी मुज़ाकरात कार के तौर पर खिदमत भी अंजाम दी। अली लारेजानी सन 1994 से सन 2004 तक रियासती नशरियाती इदारे IRIB के सरबराह भी रहे, और सन 1992 से 1994 तक उन्होंने बतौर वज़ीर सकाफ़त भी काम किया। और दोस्तों, जो अहम निकात हैं
اور اس وقت ایران کے اندر جو چل رہا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قیادت کو آپ راستے سے ہٹاتے ہیں لیکن قیادت دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ 47 برسوں کی جو ریاضت تھی وہ آج کام آ رہی ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس سطح کی شخصیات کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ موت ان کے راستے کا حصہ ہے۔ ان کے لیے ٹارگٹ کلنگ کوئی اچانک یا غیر متوقع واقعہ نہیں ہوتا کہ ان کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ اس کرسی پر بیٹھیں گے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا تاکہ ایک پیغام جا سکے کہ دیکھو ہم نے تمہارے قائدین کو مار دیا۔ جب آپ کا سپہ سالار جس نے آپ کو کسی بھی جنگ میں لیڈ کرنا ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے یا شہید کر دیا جائے تو یقیناً فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہو رہا، اور ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ دوستو، سید حسن نصر اللہ کی شہادت نے مزاحمت کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے نئے انداز میں منظم ہونے، خود کو ڈھالنے اور آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ آج آیت اللہ خامنہ کی شہادت، اور یہ صرف ایران کا صرف ایک سیٹ بیک ایران کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے تھا، اور یہ دھچکا پوری مسلم دنیا کو پہنچا چونکہ آج کی تاریخ میں 2026 میں اگر کوئی ان قوتوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے تو وہ آیت اللہ خامنہ ہی تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو پیغام تھا وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم انتقام نہیں لیتے، اور انتقام بس انتقام کا نعرہ لگایا گیا۔ دوستو، اس طرح اگر ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا بھی جائے تو اس سے کمزوری نہیں آتی بلکہ اس کے برعکس اسے اتحاد میں ہم نے کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی، ان کا خیال تھا کہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے اپنی حکومت کے خلاف، لیکن لوگ سڑکوں پر آ کر امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف بم گر رہے تھے اور دوسری طرف لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایران کی سڑکوں پر نظر آئے۔ عزم میں شدت آتی ہے، ریاست اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید پرعزم ہو جاتی ہے۔ تنازع کم ہونے کے بجائے مزید پھیل سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ جنگ جو ایران کے خلاف امریکہ نے مسلط کی، اب اس کا حل امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کا منطقی انجام ایران کی مرضی سے انہیں حاصل نہیں ہو جاتا، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا۔ آپ دیکھیں، ایک جنگ آپ نے آغاز کی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ نے ہرمز کو اس طرح سے بند کر دیا جائے گا، اس کی ناکہ بندی ہوگی۔ اب بہت ساری پراکسیز جو ہے نا، جو اسلام مخالف ہے یا پھر اس خطے کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اگر امریکہ واپس چلا بھی جائے تو مڈل ایسٹ میں سے جو راکٹ فائر بھی کیے جا سکتے ہیں، ایران کی سرزمین کو ٹارگٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایران سر اس کا پھر بدلہ لے کر ان ممالک کے اوپر حملہ کر کے، تو آبدۂ ہرمز جو ہے وہ صرف معیشت کے حوالے سے اب خطرناک نہیں ہو گیا، دنیا کی اکانومی کو سامنے رکھ کر آپ کو دیکھنا پڑے گا، بلکہ اس خطے کے اندر ایک پرمننٹ فیچر بننے جا رہا ہے کنفرنٹیشن کا۔ اور دوستوں، اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، گریٹر اسرائیل کا پلان جو نیتن یاہو بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اسے تمام مسلم ممالک کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے مڈل ایسٹ کو تو ویسے کنٹرول کر لیا، اور وہاں پر بیسز کا بنائے جانا پہلے دن سے اس بات کی دلیل تھا کہ کل کو ان بیسز کے اوپر ایران حملہ کرے گا اور یہ آپس میں لڑیں گے، یعنی مسلمانوں کو آپ نے مسلمانوں کے خلاف لڑا دیا۔ اور جب اس خطے سے ایران کی جو جنگ شروع ہوئی، امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، نیتن یاہو پیچھے ہٹ جائے گا، تو یہ لوگ آپس میں لڑیں گے، تو پھر پراکسیز کی باری آئے گی جن کو آپریٹ کر دیا جائے گا، اور وہ پھر ایران کے اوپر یا ایران کے اتحادیوں پر حملے کریں گے۔ تو ایران اب بھی پوری طرح اس جنگ میں شامل ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جیسے ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک کے ساتھ براہ راست کشیدگی کے باوجود مختلف محاذوں پر آپ کو لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں، پاکستان ایٹمی طاقت، بھارت ایٹمی طاقت، اور ان کی لڑائی ہوئی اور دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا، کیونکہ دھمکی آئی تھی کہ ہم اگر تم نے اپنے حملے بند نہ کیے تو پھر ہم اپنے ایٹمی آپشنز جو ہیں وہ استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں طاقتیں، امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل، دونوں آپ کی ایٹمی طاقتیں ہیں، پوری دنیا جن کے پاس یہ ایٹم بم ہے، فرانس ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ، یورپ کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس یہ تمام طاقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کو جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایٹمی طاقتیں، ایک ایسے ملک کو جو ایٹمی طاقت بننا نہیں چاہتا بلکہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے عوام کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ڈر نہیں رہا، وہ جھک نہیں رہا، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور یہ وہ حقائق ہیں جو امریکہ کو آج معلوم ہو رہے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور پھر آپ نے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک
गैर मुतवक्के सिचुएशन थी, हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या आपको आपके इदारों ने नहीं बताया? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी ने नहीं बताया। हालांकि 18 एजेंसीज की रिपोर्ट्स ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई कि भाई हमला मत करना, क्योंकि रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। इस हमले से तुम हासिल क्या करना चाहते हो? तुम्हें अपने अहदाफ को टारगेट जो है वो सेट करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप से सर गलती ये हुई है कि जंग अब चूंकि प्रोलॉन्ग कर रही है और ईरान के अंदर उनको वैसी कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो अब उन्हें सेफ एग्जिट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनके अहदाफ पूरे नहीं हुए। इन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम रजीम चेंज करेंगे, वो नहीं हुई। इन्होंने कहा कि क़यादत को शहीद कर दिया जाएगा, क़यादत रिप्लेस्ड बाय अनदर क़यादत, वो भी वहीं की वहीं खड़ी है। इनका ख्याल था कि हम एटमी जो तनसीबात हैं उन पर टारगेट करेंगे और फिर हमारे जो मामलात हैं एटम बम बनाने के हवाले से जो हमारी खदशात हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। ये भी नहीं हुआ। आज भी वो कहते हैं कि हमारे पास 450 किलोग्राम की मिकदार में यूरेनियम मौजूद है, जिसे रूस ने मॉस्को शिफ्ट करने की ऑफर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पे करवाई थी। ये भी आप अचीव नहीं कर सके। आपका ख्याल था कि बैलिस्टिक मिसाइल रोल बैक करेंगे और आप कोशिश करते रहे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर से शामिल किया जाए, एजेंडा में या आइटम नंबर 2 होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। और आज बैलिस्टिक मिसाइल उसी तरह पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। रात भी सर 57th ये वेव थी अटैक की तल अबीब के अंदर, और इसमें तमाम इन्होंने जो अपने मिसाइल हैं पूरा आर्सेनल दोबारा से खोला है। और अब खबर ये भी आ रही है कि मज़ीद ताबड़तोड़ हमले जो हैं इस शहादत के बाद अगर ये सच साबित हुई तो किए जाएंगे। तो आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि यार मैं इस जंग से निकलूं तो निकलूं कैसे और क्या ऐलान करके और दुनिया को क्या बताकर निकलूंगा। दोस्तों, ज़मीनी हकाइक एक बुनियादी बात वाज़ेह करते हैं कि क़यादत का नुकसान स्ट्रेटेजिक शिकस्त में तब्दील नहीं होता। लिहाजा ये बात सानवी हैसियत रखती है कि अली लारिजानी वाकई निशाना बने या नहीं। इसे ताकत का तवाज़ुन तब्दील नहीं होता और ना ही जंग का फैसला होता है। आपने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, आपने उनके बच्चों को शहीद कर दिया, आपने उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया। 2000 से ज़ायद शहादतें इस वक्त ईरान की, और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो गए। आपने हज़ारों की तादाद में घरों को टारगेट किया, स्कूल्स को टारगेट किया, और 170 बच्चों की शहादत आपके चेहरे पर एक ऐसा बदनुमा स्याह दाग है जो कभी धुल नहीं पाएगा। इन बच्चों के खून के जो छींटे हैं वो आपके चेहरे पर हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरानी कौम डटी हुई है और झुकी नहीं, और आज भी आपका मुकाबला कर रही है। इन तमाम वाक़यात ने ईरान को मज़ीद मजबूत किया है। आप कहते हैं 47 साल से हम कोशिशें कर रहे थे। आपके सेनेटर्स, आपके अपने कांग्रेसमैन, आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब पहली दफ़ा ईरान की तारीख में ऐसा हुआ कि अमेरिका में एक ऐसा बेवकूफ़ शख्स आया जिसने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया। 47 साल से हम रोकर बैठे हुए थे कि हमला नहीं करना, और आपने हर चीज़ को एक झटके में सिफर कर दिया। अब आपको शायद कई 47 बरस इंतजार करना पड़े कि अमेरिका की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई बेवकूफ़ आए और नेतन्याहू जैसे किसी दूसरे के कहने पर ईरान के ऊपर हमला कर दे। अमेरिकन सर अब इस खित्ते की तारीख को भूलेंगे नहीं। उन्हें शायद इससे कोई ग्रेटर प्लान बनाना पड़ेगा कि वो ईरान और ईरान जैसी ताकतों को कॉन्कर कर सकें। आपका गरूर आज ईरान की सरजमीन पर, ईरान की फ़िज़ाओं में और उन ममालिक की सरजमीन पर खाक में मिल गया जिनको आपने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं आपको दोस्तों ये भी खबर दे दूं कि बसीज फ़ोर्स के कमांडर की शहादत की इतलात हैं, और इसारी फ़ौज ने ईरान के बसीज फ़ोर्स के कमांडर की शहादत के हवाले से एक दावा किया है। अब इसके हवाले से भी मज़ीद खबरें जो हैं वो कन्फर्म हो जाएंगी कुछ घंटों में या एक आधे दिन के अंदर जब इनकी पब्लिक अपीयरेंस होगी। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि इसराइल पर ईरानी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों के दागे जाने की इत्तलात हैं, और इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मज़ीद मिसाइल फायर किए गए और इसराइल के दिफाई निज़ाम उन्हें रोकने के लिए मुतहरिक है, लेकिन वो उस तरह से रोक नहीं पा रहा। एक बड़ी गहरी चोट लगाई है इन तमाम मिसाइलों ने इसराइल के उस डिफेंस सिस्टम को जिसके ऊपर उन्हें बड़ा मान था, बड़ा गरूर था। तो मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि यूएई के अंदर मिसाइल हमला हुआ है। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़हबी में सरकारी हुकाम ने बताया कि गुज़श्ता रात एक पाकिस्तानी शहरी जी उसकी हिलाकत की इतलात भी आई हैं, और ये वाक़या डिफेंस सिस्टम के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के बाद पेश आया। जंग शुरू होने के बाद से ईरानी फ़ौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर 1900 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी हमलों में 7 अफराद के मारे जाने की इतलात हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के 2 अरकान के अलावा 2 पाकिस्तानियों समेत 5 दीगर अफराद भी शामिल हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 145 बताई जाती है। और दोस्तों, जहाँ पर एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, शहादतों की खबरें आ रही हैं और मिसाइल हमले जारी हैं,
वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको बताएंगे कि कितनी नफरत पाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात के हवाले से। सदर ट्रंप अपने यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से मदद की दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने पर बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। जर्मन चांसलर हैं जी, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की कि ईरान के साथ जंग नेटो का मसला नहीं है, जबकि फ्रांस के में हुकाम ने वाज़ेह किया कि जब तक जंग जारी है पेरिस आबनाए हॉर्मुज़ में बराह रास्त बहरी अफवाज को तैनात नहीं करेगा। फिनलैंड के सदर ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो अमेरिका की हमायत में फ़ौज भेजकर कशीदगी में इजाफा करने पर यकीन नहीं रखता। अब देखिए ये जंग बढ़ेगी, अगर आपने फ़ौज वहाँ पर उतार दी, रूस कूद पड़ा, चाइना इधर से आ गया, फिर इसके साथ साथ यूरोप इस पर आ जाएगा, तो ये आलमी जंग हो जाएगी। अब तो खैर एक छोटी मिनी आलमी जंग इस वक्त जारी है और गो के इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के हर एक मुल्क के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन फिर एक खूनी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। हमला होगा, आबनाए हॉर्मुज़ के अंदर जहाज़ खड़े होंगे, कब तक आप इन जहाज़ों को खड़ा रखेंगे? अल्टीमेटली आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, या तो आप ईरान के ऊपर मुकम्मल कब्जा कर लें, लेकिन एक ऐसी आबादी जो पिछले 47 बरसों से इंतज़ार कर रही थी और तैयारी कर रही थी, आप उसको अपनी आबनाए हॉर्मुज़ में कुछ जहाज़ खड़े कर कर या फ़िज़ाई ताकत के ज़रिए खामोश नहीं करवा सकते और आखिरकार आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, एक बड़ा आपके पास आर्सेनल होना चाहिए, और दोनों इस वक्त दुनिया की जो सुपर पावर है उसके पास ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इसराइल कशीदगी और ये जो जंग हो रही है, इससे एक और पहचान डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई और वो है जंगे हारने वाला सदर, झूठे दावे करने वाला शख्स और एक बदतमीज़ लीडर जिसने दुनिया के सरबराहों के साथ भी बदतमीज़ी की। ज़ेलेंस्की का वाक़या आपके सामने, और उसके टाई कोट ना पहनने पर तनकीद की, और फिर जेडी वेंस ने भी उस जो एक तरह से हमला किया जा रहा था, लफ्ज़ी गुलहबारी हो रही थी मीडिया के सामने, उसमें अपना किरदार अदा किया। फिर साउथ अफ्रीका के सरबराह के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। मीडिया के साथ तो ये बात आज आम चीज़ है, ये इसी तरह बदतमीज़ी करते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्टर को एयरफोर्स वन के अंदर उसने कहा कि तुम बदतमीज़ हो, क्योंकि उसने सवाल ये किया था कि 90,000 ये जो 5,000 तुमने फ़ौजी उतारे हैं, ये क्यों उतारे हैं और इसकी वजह क्या है? तो उस पर उसने जवाब देने की बजाय कह दिया कि तुम एक बदतमीज़ रिपोर्टर हो। और इस तरह की बहुत सारी जो मीडिया हाउसेस हैं या उनके मालकान की जो मीडिया कंपेन्स हैं उसके ऊपर ये बात करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झूठ जो बोला, और झूठ उसका कैसे एक्सपोज हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि मुझे साबिक सदर ने कहा कि काश मैं सदर होता और खमीनी को शहीद करता, लेकिन NBC ने चारों सदूर से रब्ता किया, ज़राए ने से पूछा कि क्या ऐसी बात है, तो सब ने इनकार कर दिया। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस तरह से यकीन करेंगे? देखें, CNN ने इनकी जो तकरीर थी कल वाली, उस तकरीर के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स थे, यानी अपनी ही कही हुई बात को थोड़ी देर के बाद उन्होंने रद्द कर दिया, वो आपको पता चलेगा। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जिस तरह ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं ना, उसी तरह इनके पास अल्फाज भी ख़त्म हो रहे हैं। और एक हारा हुआ शख्स इसी तरह के, जब उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है, काबीना उसके ख़िलाफ़ हो गई, रिपब्लिकन के अंदर से उसके खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसे सपोर्ट कम हो रही है, तो दुनिया से क्या बातें करे। कभी वो कहता है कि प्यूटिन जो है मेरा दोस्त है, कभी वो कहता है कि ये लोग ईवल हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि दे आर वेरी ग्रेट पीपल। तो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है ये है कि अपना जो होश और हवास है वो खो बैठे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी। और फिर आपको ये भी खबर देते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो एयरलाइन है उसे इस वक्त एक माली बहरान का सामना है और दुनिया में एविएशन जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग से पैदा होने वाले तनाज़े के बाद ब्रिटिश एयरवेज़ ने मशरिक़ वस्ता के कुछ रूट्स जून तक मनसूख कर दिए। ओमान, बहरीन, दुबई और तलबीब के लिए परवाज़ें 31 मई तक आर्जी तौर पर मनसूख की गई हैं, जबकि दोहा के लिए परवाज़ों की मअतली 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। यानी इफ़ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड तो आपको ये तमाम फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं। आपको मैं एक खबर ये भी दे दूं, क्योंकि कल से आपने कराची, पाकिस्तान के झंडे वाला जहाज़ कराची जो ऑयल टैंकर है उसे आपने हमसे गुजरते हुए देखा होगा। इसके ऊपर जी BBC ने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की और ट्रैक किया है इस जहाज़ को और उस रूट को, जिस रूट को बताया गया था कि आपने कहाँ से ट्रैवल करना है। आपको याद रखना चाहिए कि आबनाए हॉर्मुज़ के अंदर इस वक्त बहुत सारी माइंस हैं और जिसके बारे में अमेरिका को कुछ मालूम नहीं है, और वो बहुत सारे ममालिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने जहाज़ों को भेजें ताकि हम इन माइंस को निकाल सकें। ये वो रास्ता है जहाँ पे ये माइंस को बिछाया गया ताकि जहाज़ों को टारगेट किया जा सके। अब एक ट्रैक जिसका जो रास्ता इनको बताया गया वो था क्या,
خبر یہ آ رہی ہے جی کہ ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر محمد ٹیپو یہ بتاتے ہیں کہ مشکل وقت میں پاکستان کی ایران کے ساتھ تجارت اور ایران کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ میں مکمل سہولت فراہم کرنے پر ایرانی حکومت سے ہم شکر گزار ہیں۔ بی بی سی نے کئی جہازوں کو ٹریک کیا جو آج آبِ ہرمز سے گزرتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک پاکستان کا جھنڈے والا جہاز کراچی ہے جو خام تیل لے کر جا رہا ہے۔ یہ سرکاری ادارے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی ملکیت ہے۔ شپنگ ایکسپرٹس کے مطابق یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ جہاز ایران کی جانب سے گزرگاہ کے حوالے سے دیے گئے کسی ہدایت نامے پر عمل کر رہا تھا۔ اس راستے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علاقے میں بارودی سرنگیں موجود ہیں یا ایران نے یہ راستہ اس لیے منتخب کیا تاکہ جہاز کو دیگر ٹریفک میں زیادہ آسانی سے شناخت کیا جا سکے۔ عالمی ماہرین کے مطابق عالمی بحری تنظیم انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ وہی بتاتے ہیں کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کو 100% یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ بحری جہازوں کی نگرانی میں آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی مکمل سیکیورٹی ضمانت نہیں دے سکتے اور کسی بھی وقت کچھ بھی واقعہ جو ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کسی طرح ہم روک لیں گے اور جہاز پہنچا کر ہم شاید ایران کو مجبور کر دیں گے کہ ہماری ٹرم سے بات کریں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا پتا کہ کہاں پہ بارودی سرنگیں ہیں اور ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ اور دیکھیں آپ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک اور اراؤنڈ دا ایئر لانگ آپ اپنے جہازوں کو وہاں پہ نہیں رکھ سکتے، اس کی کاسٹ ہے، کون ادا کرے گا۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ علیمہ خان سے متعلق ایک نجی ٹی وی چینل کے کچھ دعوے تھے اور ایک صحافی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ فاٹا ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے کسی اعلیٰ شخصیت سے اور بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں روکنے کے حوالے سے ان کا یہ پلان تھا اور بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں جو روک دی گئی۔ حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس پہ ہم نے دو ٹوک پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کو رکوا دیں، اور اگر ان کی اتنی ہی پہنچ ہوتی تو یقیناً وہ پاکستان میں عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکال لیتے، لیکن وہ راستہ نہیں نکل رہا، پچھلے 4 مہینے سے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو یہ اس خبر کو آپ سورسز کیا کہتے ہیں یا کسی نے آپ کو کیا خبر دی، اگر آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے بھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ 4 مہینے سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور دیکھیں یہ جو خبریں ہوتی ہیں نا پاکستان کے اندر جتنی بھی جرنلزم ہوتی ہے، یہ خبریں نا آپ تک پہنچائی جاتی ہیں کہ میں تانوں نا خبر دے رہے ہیں بڑی زبردست خبر ہے اور تانوں ہی میں دے رہے ہیں، کسی اور نہیں میں دے رہا ہے۔ یہ اس قسم کے نا کام پچھلے 20 سالوں سے نا اس جرنلزم میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہاں پہ دن میں نا 3600 کالز آتی ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ جناب یہ والی خبر پڑھ لو، یہ بہت اچھی خبر ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے۔ کسی صحافی کی کوئی اپنی بھی عقل ہوتی ہے نا، چونکہ یہ علیمہ خان کے خلاف خبر تھی نا، اس لیے نہ پاکستان میں قانون حرکت میں آئے گا، نہ پیکا لگے گا، نہ کوئی سوال کرے گا کہ پوچھے نا اس ٹیلی ویژن چینل کو کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیونکہ درخواست علیمہ خان نے لے کر جانی ہے تو اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک ڈیمیج آپ کرنے لگے ہوئے ہیں نا جو آپ کا جو پبلک سٹانس ہے اس کو، تو اس لیے علیمہ خان کے متعلق خبر کے اوپر کوئی اگر درخواست لے کر جائے گا تو وہ تو فوری طور پر انٹرٹین ہوگی، لیکن علیمہ خان کے خلاف اگر خبر لگائی گئی تو اسے تو باقاعدہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا۔ اب اس پہ انہوں نے ایک رد عمل دیا کہ شاید ایک صاحب کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ڈسٹریکشن پھیلائیں۔ دیکھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور کوئی اس کو تسلیم بھی نہیں کر سکتا کہ اس خبر میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اور اس آخر میں آپ کو یہ خبر دیں کہ ججز کے لیے 31 لاکھ کے پھول لگائے جا رہے ہیں اور ہمارے پھول جیسے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے۔ 31 لاکھ کے پھول پاکستان میں ججز کے گھروں کے باہر آس پاس جو لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور معزز ججز کی رہائش گاہوں پر 31 لاکھ روپے کے پھول پودے لگیں گے۔ سی ڈی اے نے ٹینڈر جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے وی آئی پیز کے لیے 52 کروڑ 35 لاکھ روپے کی نئی 20 ٹویوٹا فارچونرز اور 12 ڈالوں کی خریداری کی منظوری دے دی۔ تو سر یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہماری سرکار ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ان کے جہاز ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں۔ یہ ملک ایسا لگتا ہے، میں نے تقریباً 2.5-3 برس پہلے جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور نواز شریف صاحب پاکستان جانے کے لیے پر توڑ رہے تھے، تو میں نے ایک لفظ کہا تھا اس حکومت کے حوالے سے اور پاکستان کو جو ان لوگوں نے بنا دیا کہ ایک تو سر یہ ان کے لیے یہ ٹورزم سپاٹ بن گیا اور شکار گاہ ہے، جہاں پر شکاری یہ ہیں اور شکار پاکستان کی عوام ہے اور ان کے بچے شکاری بن کر ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کا شکار کر رہے ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا نا، ہمارے لیے تو نہیں تھا۔ اور آج یہ خبریں جب ہم سنتے ہیں نا، یقین کریں میں کسی گورے سے یہ بات کروں نا اور اس کو میں جب یہ بتاتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ملک ہے، تم مسلمان ہو، تم اپنے کتاب کے ساتھ تعلق کو کیوں نہیں جوڑتے۔ مجھے یہ گوروں نے ایگزامپلز دی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔